वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी व्याकरण पुस्तिका से शब्द निर्माण की तीसरी प्रक्रिया अर्थात समास के विषय में जानेंगे। समास समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, या दूसरे शब्दों में कहें, समास में पदों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाए जाते हैं। परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द या समसपद कहलाते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी कि परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। समास के नियमों के अनुसार इसमें दो चीज़ें मुख्य होती हैं, एक होता है समासिक पद और दूसरा होता है समास विग्रह। समासिक पद या समसपद, दोनों पदों के मेल से बने शब्द समसपद या समासिक पद कहलाते हैं। इसमें दो पद मुख्य होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद, और इनसे बनने वाले शब्द को समासिक पद या समसपद कहा जाता है। जिस प्रकार फॉर एग्जाम्पल नील प्लस कमल, यहाँ पर नील पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है, इनसे मिलकर बना नील कमल एक समासिक पद है। उसी प्रकार देश पूर्व पद और भक्ति उत्तर पद, इन दोनों को मिलाने से बना देशभक्ति। समास विग्रह, जब समसपद के पूर्व पद और उत्तर पद अलग अलग किए जा सकें, इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार हम फिर से जान लेते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं। समास में दो पद मुख्य होते हैं, पहला पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना या उसको अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए गंगा जल, गंगा जल समसपद है, इसका पूर्व पद गंगा और उत्तर पद जल है और समास विग्रह होगा गंगा का जल। राजपुत्र समसपद, पूर्व पद हुआ राज, उत्तर पद हुआ पुत्र और इनका विग्रह करने से बना राजा का पुत्र। अब जान लेते हैं बच्चों समास के भेद के विषय में। समास के 6 भेद माने जाते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा कर्मधारय समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान और दूसरा गौण होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा का विशेषण होता है। इससे समसपद अव्यय का काम करते हैं। जैसे कि आ अव्यय है, उसमें जीवन शब्द मिलाने से यानी कि संज्ञा शब्द जीवन मिलाने से बना आजीवन। प्रति एक अव्यय है, एक उसके साथ शब्द मिला दें तो बनेगा प्रत्येक। उसको अन्य उदाहरण इस प्रकार है, अनजाने यानी कि इसका विग्रह करने से बनेगा बिना जाने। अनचिन्हा यानी कि बिना चिन्हे, अजन्मा बिना जन्मे, आमरण मरण तक, आजीवन जीवन भर, आजन्म जन्म से, यथा अवसर अवसर के अनुरूप, यथा समय समय के अनुसार, यथा शक्ति शक्ति के अनुसार, यथा विधि विधि पूर्वक। यहाँ पर अधिकतर आ यथा इस तरह के शब्द आए हैं। कहा जाता है कि अव्ययभाव समास में अधिकतर उपसर्ग से निर्मित शब्द होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसका दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, तो इसका हुआ गंगा का जल। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के भी 6 भेद माने गए हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, जैसे कि उदाहरण के लिए कोशकार, कोश को करने वाला, तो कर्म को यहाँ पर जो आया है वो कर्म कारक का परसर्ग चिन्ह है। उसी प्रकार दूसरा करण तत्पुरुष यानी कि मन चाह, यहाँ एक उदाहरण दे रखा है, मन से चाह। संप्रदान तत्पुरुष मार्ग वय यानी मार्ग के लिए वय। अपदान तत्पुरुष देश निकाला देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष गंगा जल गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष नगर वास नगर में वास। तीसरा प्रकार कर्मधारय समास, जो समास विशेषण
या विशेष्य और उपमेय या उपमान से मिलकर बनते हैं, उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील कमल, नीला है जो गगन। यहाँ पर बच्चों जो इसका पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद इसका विशेष्य माना जाता है। कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। महादेव, महान है देव। नील गगन, नील है गगन। श्वेत कमल, श्वेत है कमल। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। महाराज, महान है जो राजा। महाजन, महान है जो जन या मनुष्य। आगे हम इसके चौथे प्रकार के विषय में पढ़ेंगे, बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं, यानी कि इसका पहला पद और दूसरे अर्थ को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकलता है और उसी से उसकी विभक्ति की जाती है। यही बहुब्रीहि समास होता है और वे किसी अन्य संज्ञा विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दशानन, दश है आनंद जिसके, इसका विग्रह करने से बना और इसका तीसरा अर्थ निकला रावण। पंचानन, इसका विग्रह होगा पांच है मुख जिसके। पंच यानी कि पांच और आनन यानी कि मुख, तो पांच है मुख जिसके, ये विग्रह हुआ और इसका तीसरा अर्थ निकलता है शंकर जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। इसके और उदाहरण इस प्रकार है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। चतुरानन, चार आनन है जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। पंचानन, पांच आनन यानी मुंह है जिसके अर्थात शेर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि बहुब्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद के अलावा एक तीसरा अर्थ ही निकलता है। पांचवा प्रकार इस प्रकार है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। जैसे कि पंचवटी, तो पंचवटी में पंच पहला संख्यावाचक शब्द है। पंच का मतलब होता है पांच, इसका विग्रह करने से बनेगा पांच वट वृक्षों का समूह। चौराहा, चौ मतलब चार, तो चार रास्तों का समाहार। पंचतव, तत्व पांच तत्वों का समूह, अर्थात इसका पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। यही द्विगु समास की पहचान होती है। इसके कुछ और उदाहरण दे रखे हैं। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिलोचन, तीन नयनों का समूह। चतुरानन, चार आनन का समूह। पंचानन, पांच आनन का समूह। षटकोण, छह कोणों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समूह। त्रिभुवन, तीन लोकों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। छठा प्रकार दमदम समास। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हानि, लाभ, हानि या लाभ। नर नारी, नर और नारी। कुछ और उदाहरण इस प्रकार हैं। राजा रंग, राजा और रंग। नर नारी, नर और नारी। यश अपयश, यश और अपयश। दमदम समास की पहचान यही है कि इनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और जब इनका विग्रह किया जाता है तो योजक चिन्ह के स्थान पर और, एवं, अथवा आदि का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे समास में अंतर। कुछ ऐसे समास होते हैं जो देखने में सुनने में समान लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। कर्मधारय में समस्त पद का एक पद दूसरे का विशेषण होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ। यहाँ पर नीला जो है, नील जो है यानी कि विशेषण है और कंठ विशेष्य है, तो इसका पहला पद हमेशा विशेषण होगा और दूसरा पद इसका विशेष्य माना जाता है। बहुब्रीहि में समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता, अपितु वह समस्त पद किसी अन्य संज्ञादि या विशेषण होता है, यानी कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। इसमें विशेषण या विशेष्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि नील और कंठ, यहाँ पर नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव के लिए प्रयोग किया गया है। इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए।
कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमेय माना जाता है। दूसरा अंतर इस प्रकार है, द्विगु और कर्मधारय में अंतर। द्विगु का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय का एक पद विशेषण होने पर भी संख्या कभी नहीं होती। द्विगु का पहला पद विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है, जैसे कि नवरत्न, नौ रत्नों का समूह यानी कि द्विगु समास। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, यह कर्मधारय समास हुआ। रक्तोत्फल यानी रक्त से जो उत्पल हुआ वह कर्मधारय समास। चतुर्वन, चार, तो इसमें पहला पद द्विगु समास में हमेशा संख्यावाचक ही माना जाता है। द्विगु और बहुब्री समास में अंतर। बहुब्री समास में समस्त पद के विशेषण का कार्य करता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जैसे कि दशानन, दश आनन है जिसके द्विगु समास। चतुर्भुज अर्थात रावण यानी कि बहुब्री समास। चतुर्भुज जाएंगे तो चार भुजाओं का समूह या द्विगु समास। दशानन में 10 आननों का समूह यानी द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक है। और चतुर्भुज में 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जब हम लगा देते हैं तो ये बहुब्री समास बन जाएगा, क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है। संधि और समास में अंतर। अर्थ की दृष्टि से संधि और समास में इस प्रकार अंतर है। तो दोनों संधि क्या होती है, दोनों का मेल होता है, दो शब्दों का, दो वर्णों का मेल संधि कहलाती है। और समास में दो शब्दों का मेल होता है, अर्थात संधि वर्णों का मेल है और समास शब्दों का मेल है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होते हैं, जबकि समास में ऐसा नहीं होता। समास में बहुत से पदों के बीच के कारक चिन्हों का अथवा समुच्चय पदों का लोप हो जाता है, जैसे कि विद्या प्लस आलय विद्यालय, राजा का पुत्र राजपुत्र आदि। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसे दोबारा देखिए और फिर से समझने का प्रयास करिए। धन्यवाद।